हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 008 के प्रीवियस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड यानी कि फाइनल पार्ट। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको उन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि हम इन वीडियोस में जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम इन वीडियोस में कर रहे हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, जिनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है और सेम यूनिट में से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लिए हैं, जिससे कि हम कोई भी यूनिट स्किप ना कर सकें। क्योंकि पूरे 1 साल का कोर्स 1 से 2 घंटे के वीडियो के अंदर करना प्लस पिछले 5 साल के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईजी तो नहीं है। इसीलिए मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ और अभी तक सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिले भी हैं। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना है और कमेंट करना है अगर वीडियो अच्छा लगे और कंसेप्ट क्लियर हो तो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द नेचर ऑफ डिसेंट एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि आसान भाषा में समझेंगे, क्वेश्चन 1 में ये हमसे पूछ रहा है कि जो प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया के अंदर, क्या उनका नेचर रहता है। ठीक है, पहला है वॉइस ऑफ द पीपल, यानी कि जो डिसेंट और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स होते हैं ना, ये क्या होता है, इसमें आवाज़ उठाई जाती है किसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ या सरकार के बैड एक्शंस के खिलाफ या फिर सरकार की बैड पॉलिसीज़ के खिलाफ। और ये उठानी बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार बैड पॉलिसीज़ बनाती रहेगी और गवर्नमेंट जो है वो बैड एक्शंस लेती रहेगी, अन्याय होता रहेगा, तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं मर जाएगी। तो डेमोक्रेसी को लाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए सरकार के हर जो भी बैड एक्शन, बैड लॉ, बैड पॉलिसी है, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और सिर्फ सरकार के ही नहीं, समाज में जो चीज़ हो रही है उसके खिलाफ भी। ठीक है, अगला है पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। यानी देखो, मूवमेंट तो हर तरीके के होते हैं, वायलेंट भी होते हैं, नॉन वायलेंट भी होते हैं, लेकिन अगर हम पीसफुल मूवमेंट की बात करें तो ये हमें देखने को मिलते हैं गांधी जी के टाइम से, जहाँ पे हमने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को देखा था। इवन आज के टाइम पे भी जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं वो होते हैं, जैसे कि मार्च, हंगर स्ट्राइक और सिट-इन्स। जैसे कि अभी आपको पता है दिल्ली के अंदर, जैसे पहले लोग बहुत सारे आते थे ना, जंतर मंतर के आसपास बैठ के धरना प्रदर्शन करके और भूख हड़ताल पर रह के चले जाते थे, बट कुछ नहीं होता था। बट आज के टाइम पे तो चलो सोशल मीडिया है जो पता लग जाता है ना, तो पीसफुल मूवमेंट आज के टाइम पे भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इशू बेस्ड मूवमेंट। यानी कि जो प्रोटेस्ट होते हैं, यह जाहिर सी बात है कोई इतना खाली नहीं है कि अपना काम वाम छोड़ के जाके धरना देने बैठ जाएगा। हर जो प्रोटेस्ट होता है वो किसी न किसी कारण की वजह से ही होता है। जैसे कि फार्मर्स राइट, यानी कि जो भी किसान बिल आया था, जो किसान खुश थे वो अपना खेती बाड़ी में बिजी थे, व्यस्त थे, और जो खुश नहीं थे वो आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। अगला है विमेन सेफ्टी। यानी कि अभी अगर हम बात करें तो अभी बहुत ही रिसेंट का केस है, कोलकाता में एक लॉ कॉलेज के अंदर एक लॉ स्टूडेंट का रेप हुआ है। ठीक है, और अभी कुछ टाइम पहले हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर के साथ ऐसा होता है, राइट। तो वहाँ पे विमेन सेफ्टी को लेके प्रोटेस्ट किया जाता है। एनवायरनमेंट को लेके हमारे पास एग्जांपल है चिपको आंदोलन। एजुकेशन को लेके आज के टाइम पे तो इवन अभी यही कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया में ना बहुत सारे प्रोटेस्ट और मूवमेंट चल रहे हैं। ठीक है, कहीं लैंग्वेज को लेके चल रहा है, कहीं विमेन सेफ्टी को लेके हो रहा है, और कहीं तो मेल की सेफ्टी को लेके भी हो रहा है, जैसे आजकल हालात है। तो यहाँ पे मतलब मूवमेंट, प्रोटेस्ट, ये जो भी होते हैं ना, किसी न किसी कारण की वजह से ही होते हैं। जैसे NTCA प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, रिजर्वेशन को लेके होते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, हर किसी के पीछे एक कारण है, राइट। लेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रुप कहीं ना कहीं से अफेक्ट होता है ना, वो यहाँ पे मूवमेंट करता है। जैसे कि लॉ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक लॉ कॉलेज में लॉ स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। ऐसे अभी हमने देखा था जब मेडिकल कॉलेज में हुआ था, तो वहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ये सब कर रहे थे प्रोटेस्ट। फार्मर के साथ हुआ, भी बात बताओ, फार्मर जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, जो किसान बिल आया था, कौन अफेक्ट हुआ था उससे, फार्मर्स हुए थे। तो मूवमेंट कौन करेगा, वही करेंगे, बिजनेसमैन तो करेंगे नहीं, छोटे छोटे बच्चे तो स्कूल छोड़ के वहाँ पे जाएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, बट नो डाउट बाकी लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं अगर वो सही है तो। ठीक है, बाकी यूथ और सोशल मीडिया तो है ही आजकल हर चीज़ को इतना ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग द नक्सलाइट मूवमेंट एंड सेकंड है कंपेयर द सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट एंड एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट। 1 मिनट रुक के पहले क्वेश्चन की डिमांड देख ले करो, क्या डिमांड कर रहा है।
ऐसे एग्जाम में एक बच्चे का इंस्टा पे आया था मेरे पास डीएम की, मैम एग्जाम में क्या होता है कि हम क्वेश्चन देख के मैं लिखना शुरू कर देता हूँ और उसके बाद फिर रियलाइज़ होता है कि ये तो मैं 2 पेज से ज़्यादा लिख ही नहीं सकता। तो 5 मिनट का टाइम दो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद ऐसे 5 क्वेश्चन तुम पहले ही टिक कर लो जो तुम्हें लगता है कि तुम 4 से 5 पेज में लिख दोगे, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 5 क्वेश्चन 4 से 5 पेज में करना बहुत ईजी नहीं है उनके लिए जो थोड़ा स्लो लिखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो आपको आते हैं, जिसके ऊपर आप लिख सको, ठीक है। बाकी अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं क्वेश्चन कुछ बाहर से आएंगे कि मतलब बाहर से आए हैं, वीडियोस में से ही आते हैं, बट हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लें या कहीं पर रिलेट करके पूछ लें, है ना। तो पहले क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर आंसर देखो, ठीक है। चलो, फर्स्ट है द नक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं नक्सलाइट मूवमेंट की। तो ये शुरू हुआ था 1967 में वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में एक विलेज है नक्सलबारी करके, जहाँ से ये शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? वहाँ पे जो पुअर फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। कौन कर रहा था? लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे। तो उन्हीं लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ इन्हीं पुअर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, मूवमेंट किया था, ठीक है, लैंड राइट्स के लिए, और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये इंस्पायर हो जाते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, यानी कि माओइस्ट आइडिया से, यानी कि माओवादी आइडिया से, जो कि चाइना से आया है, ठीक है। अब चाइना से आया है तो शांतिपूर्वक तो मतलब होते नहीं है ना ऐसे, मतलब वहाँ से आए हुए आइडिया से, कहीं से बाहर से आए हुए, तो वो तो होगा नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू माओइस्ट आइडियाज, इनके हिसाब से अगर आप इनइक्वालिटी को रिमूव करना चाहते हो, वो समानता को ख़त्म करना चाहते हो, तो फिर आप आर्म स्ट्रगल कर सकते हो, है ना। आप हथियारों को उठा सकते हो अपने अधिकार के लिए। अगला है फाइट फॉर ट्राइबल एंड पुअर पीपल्स राइट, यानी कि जो मूवमेंट होते हैं ना, नक्सलाइट मूवमेंट, ये स्ट्रांगली जो है ट्राइबल एरियाज में ही होते हैं, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सरकार उनको इग्नोर कर रही है ना। अब देखो 2 केस बनते हैं, पहला वाला भी बनता है लेकिन मुझे लगता है सेकंड वाला ज़्यादा सीरियस है। पहला ये है कि क्या पता इन लोगों को लगता हो कि इनको इग्नोर किया जा रहा है इसलिए मूवमेंट करते हो, है ना। बट सेकंड वाला ये है कि शायद सरकार सच में इनको इग्नोर करती है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है ना। तो फिर यहाँ पे क्या ज़रूरत है? यहाँ पे सरकार को ज़रूरत है कि भाई सरकार यहाँ पे कुछ काम करे इन बैकवर्ड रीजन्स के अंदर, ठीक है। वरना तो सरकार बोल देती है कि भाई ये तो बहुत सीरियस इशू है ना, इंटरनल केओस वाली सिचुएशन बन जाती है। तो और अब तो वैसे भी क्योंकि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर है, तो फिर यहाँ पे तो ये वायलेंस भी इसमें इन्वॉल्व है और ये अटैक भी करते हैं पुलिस और ऑफिशियल्स के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट में कुछ हैं, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, तो वो पुलिस ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं गवर्नमेंट को बताने के लिए कि भाई हमारी डिमांड सुनो और हमारे लिए काम करो। बेसिकली लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। मतलब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बाकी आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा था। अगला है कंपेयर करना है सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट और एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट। नाम से पता चल रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या बात हो रही है कि लोग खुद से खुद को रूल करेंगे, एक सेपरेट स्टेट की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। एंटी डेवलपमेंट में डेवलपमेंट के खिलाफ है, बट ये पॉजिटिव है। देखते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट में जो मूवमेंट होता है, यहाँ पे आस्क रखा जाता है कि भाई हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो, रीजन दे दो, या समटाइम्स इवन ये लोग कंट्री की भी डिमांड रख देते हैं। क्यों रखते हैं भाई? देखो, जब किसी भी एथनिक ग्रुप को, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये लगता है कि उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो खतरे में है, या फिर तो इग्नोर्ड है, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कुछ किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है ना, तो वो कहते हैं कि भाई एक काम करो, आप हमें अलग कर दो और हम खुद से ही अपनी रूल वूल बना के, अपनी पॉलिसी बना के और अपने लिए काम कर लेंगे, है ना। तब वो डिमांड करते हैं सेपरेट आइडेंटिटी के लिए, या फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट वो करते हैं। ये बेसिकली बेस्ड होते हैं एथनिसिटी और कल्चर के ऊपर, यानी कि ये अक्सर ऐसे ग्रुप करते हैं जो अलग लैंग्वेज, कल्चर या रिलीजन के होते हैं, जैसे कश्मीर और नागालैंड। पॉलिटिकल इन नेचर, यानी कि मेन डिमांड कुल मिला के सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट के अंदर होती है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी की, कि भाई हम अपने लिए खुद पॉलिसी बना लेंगे, खुद अपने वेलफेयर के लिए काम कर देंगे, हमें आप बस अलग कर दो, है ना। समटाइम्स वायलेंट, कभी कभी जो मूवमेंट्स होते हैं काफ़ी वायलेंट भी हो जाते हैं और आर्म स्ट्रगल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये लोग हथियारों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट को एक एग्जांपल से समझेंगे, पूरे समझ आ जाएगा। आप देखो, कहीं एक जगह डैम बन रहा है तो लोग उसके खिलाफ हैं, उसको अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो डैम बनेगा, जो जगह डिसाइड की गई है, वहाँ पे जंगल है, तो वहाँ से पेड़ कटेंगे, यानी जानवरों को भी जाना पड़ेगा वहाँ से, लोग भी डिस्प्लेस होंगे जो उसके आसपास रहते हैं,
लोगों की नौकरी भी जाएगी, लोगों का खान पान भी जाएगा और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के खिलाफ है वो ऐसी नहीं है कि डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं, ऐसे है कि भाई आप दुनिया भर का पोल्यूशन करोगे और जंगल और पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, इन सब की ज़िंदगी भी तो आप खा रहे हो, है ना। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि देखो मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, बाकी आप अपने स्टेट का वो एग्जाम्पल बता सकते हो, ऐसा कुछ है तो। दिल्ली में क्या है, दिल्ली को पिछले कुछ सालों से ना खोखली बोला जाता है कि भाई दिल्ली तो खोखली है ना। क्यों है? मेन कारण है अंडरग्राउंड मेट्रो, और ये एक नहीं और भी बहुत सारे कारण है। अब जैसे आज की बात कर लो, जैसे आज भी भूकंप आया है ना। अगर आप दिल्ली या फरीदाबाद या एनसीआर के हो तो आपको पता होगा आज भी भूकंप आया है, और ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं कि जब भी भूकंप आता है उसके बाद रिपोर्ट्स बनती हैं तो ये बताया जाता है कि भाई आने वाले टाइम पे अगर इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होती रही, अंडरग्राउंड होती गई, तो फिर आने वाले टाइम पे अगर जो रिक्टर स्केल, अच्छे खासे रिक्टर स्केल पे भूकंप आ गया तो दिल्ली उसको नहीं झेल पाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई ये बोले कि भाई ये रोक दो या कम करो या ग्रीन वे से करो या कुछ ऐसे, तो वो खिलाफ नहीं है, वो बस आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहा है, ठीक है। बस इसमें सामने यही लिखा हुआ है, एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं। एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट फर्स्ट अगेंस्ट हार्मफुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट बिग डैम्स, माइंस और इंडस्ट्रीज जो कि हार्म करती हैं लोगों को और एनवायरमेंट को। नेक्स्ट है फोकस ऑन पावर इन ट्राइबल्स, मोस्टली अफेक्टेड कौन होता है? इससे फार्मर्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं, जिनका फॉरेस्ट, जिनका घर और जिनके जो लैंड होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। एक परिवार जो खेती बाड़ी करके एक जगह पे रह रहे हैं, अगर आप उसको हटा दोगे वहाँ से अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए तो डेफिनेटली सही नहीं है ना। अगला है एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज, यानी कि ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये कब होते हैं? ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट, जब लोगों को हटाया जाता है, जब डिफोरेस्टेशन होता है, पेड़ों को काटा जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, फिर लॉस ऑफ लिवलीहुड होता है। नेक्स्ट है नॉन वायलेंट एंड डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्या है? नॉन वायलेंट एंड डेमोक्रेटिक, यानी कि यूजुअली पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम एंड रीजनल डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ओके लेट्स सी। डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम में फर्स्ट पॉइंट है आइडिया बाय अमर्त्य सेन। देखो जो अमर्त्य सेन है वो नोबेल प्राइज विनर है और उनका कहना है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मनी नहीं है। डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी बट अबाउट गिविंग पीपल मोर फ्रीडम एंड चॉइसेस, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आप एक ऐसी फैमिली में हो जो बहुत पावरफुल हो, जो बहुत वेल्दी है, लेकिन क्योंकि आप सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हो, तो फिर एक टाइम पे आके वो जो वेल्दी, हेल्दी और पावरफुल फैमिली थी वो कभी ना कभी एक टाइम आएगा जब वो वेल्थ भी जाएगी, वो हेल्थ भी जाएगी और वो पावर भी जाएगी, और अगर आपने खुद को डेवलप नहीं किया तो फिर आप उस टाइम पे गिर जाओगे, है ना। तो यहाँ पे अमर्त्य सेन का कहना है कि मनी सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब है फ्रीडम। जब आपके पास फ्रीडम होती है, आपके पास चॉइस होती है, तो फिर आप खूब आगे बढ़ते हो, इनोवेटिव आइडियाज, न्यू स्किल्स, रिसर्चेस, है ना, तो आप आगे बढ़ते हो, डेवलपमेंट होती है। तो नेक्स्ट है फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स, यानी कि रियल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हर एक व्यक्ति के पास एक्सेस होता है, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, जॉब एंड दे कैन लिव विद डिग्निटी। असली डेवलपमेंट का मतलब है जब आपके पास एक्सेस है कि आप पढ़ो लिखो, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ पियो और ट्रीटमेंट कराओ, और अगर बीमार हो तो ठीक है, और अच्छी जॉब करो, है ना। नेक्स्ट है फ्रीडम टू चूज लाइफ गोल्स, यानी कि डेवलपमेंट ये भी है जब लोगों के पास फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो खुद से चूज कर सके, क्योंकि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आपका मन ना हो। तो अगर आपके पास फ्रीडम है, आपके पास चॉइस है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो और आगे बढ़ो, सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा ना बनो, तो वही डेवलपमेंट है, वही फ्रीडम है, ठीक है। रिमूव्स पॉवर्टी एंड इनजस्टिस, अभी कह रहे हैं भाई अगर तुम चाहते हो ना सच में डेवलपमेंट हो तो जो भी बैरियर्स है ना तुम्हें उनको रिमूव करना होगा। पॉवर्टी, हंगर, इनइक्वालिटी, जितने भी बैरियर्स हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं उन सबको हटाना होगा, और यही है ट्रू डेवलपमेंट। समझ गए डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। चलो नेक्स्ट है रीजनल डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ है हर स्टेट के सेम नहीं है। अगर बात करें केरल और तमिलनाडु की तो वहाँ पे बेटर एजुकेशन है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और अच्छी खासी लोगों की इनकम है। बट वहीं पे बात करें बिहार और झारखंड की तो वहाँ पे इतने स्तर तक चीज़ें सही नहीं है, मैं नहीं कह रही खराब है, इतने स्तर तक चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। अगला है एक्सेस टू सर्विस वेरीज। अब देखो ये वेरी करता है कि आप किधर रहते हो,
है ना। अगर आप एक बैकवर्ड एरिया में रहते हो, कोई बैकवर्ड रीजन है, तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत अच्छा कोई हॉस्पिटल तो मिलेगा नहीं जहाँ पे अच्छे से आपकी देखभाल और आप सही हो। बहुत अच्छे स्कूल भी नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपकी मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा टीचर हो पढ़ाने वाला और बुक वुक हो और सारी चीज़ें हो, है ना। और जॉब्स भी कुछ अच्छी खासी नहीं मिलेंगी। और वहीं पे आप एक ऐसे काफ़ी अच्छे खासे एरिया में हो जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा हॉस्पिटल क्या, मॉल क्या, जनरल स्टोर क्या, हर एक चीज़ मिलेगी, राइट। So people in richer regions get better hospitals, school and jobs compared to poor regions. नेक्स्ट है लीड्स टू माइग्रेशन एंड एंगर। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे अभी हमने जो ऊपर वाले पॉइंट में देखा, जो पुअर रीजन्स है वहाँ से लोग कहाँ जाते हैं, बेटर रीजन्स की तरफ जाते हैं। मैंने ये सीधा रिच रीजन की तरफ, लेकिन बेटर रीजन्स की तरफ जाते हैं काम के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। और जो पीछे रह जाते हैं वो या तो नेग्लेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, या फिर सिर्फ एंगर रह जाता है। जैसे मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, उत्तराखंड के कुछ गांव में लिटरली जो पूरे के पूरे गांव में अच्छे खासे 200 300 400 आदमी वहाँ रहते हो, वो सब आज के टाइम पे खाली पड़े हुए हैं। बस वहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग रह रहे हैं, बस कुछ ही। कुछ गांव तो पूरे खाली हैं, पूरे लोग वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। और कुछ में सिर्फ जो बुजुर्ग हैं वो रहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली तो सिटीज़ में रहती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, वहाँ पे कोई नेटवर्क है ही नहीं, कोई मोबाइल टावर्स नहीं है, वहाँ पे मार्केट नहीं है, 3 घंटे दूर जाना पड़ता है मार्केट के लिए, है ना। तो ऐसी वहाँ पे कंडीशन बनी हुई है। नेक्स्ट है नीड फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। तो अब सरकार को ज़रूरत है कि भाई आप इन्वेस्ट करो बैकवर्ड रीजन्स के अंदर, ताकि ये जो गैप है ना, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है, हम इस गैप को ख़त्म कर सकें और इंश्योर कर सकें फेयरनेस को, जिससे कि पूरा देश आगे बढ़े, ना कि कुछ रीजन्स, राइट। क्या फ़ायदा कुछ रीजन्स बहुत आगे हैं और कुछ एकदम पीछे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे या फिर जो ज़मींदार थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे, उनसे जो उनकी पावर्स थी वो ली गई, जो लैंड उनके पास था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, पुअर फार्मर्स को वो लैंड प्रोवाइड किया गया। अब ये नहीं है कि भाई कोई एक बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसने बहुत मेहनत करी है ज़िंदगी भर और जितना भी लैंड उसने एक्वायर कर पाया है या फिर जो भी मतलब उसके पास है मेहनत से कमाया, सरकार वो उससे छीन रही है, नहीं। ये चीज़ें बहुत इक्का दुक्का ही होते थे जो ऐसे मेहनत करते थे। वरना पहले के टाइम पे तो जो अंग्रेजों के टाइम का जो सिस्टम था ना, गरीबों को एक्सप्लॉइट करते थे, भले ही कास्ट बेस्ड हो या फिर क्लास बेस्ड हो, कैसे भी हो, और उनका लैंड ये लोग हथिया लेते थे। तो लैंड रिफॉर्म्स में ये सारी चीज़ें भी हुई थी, ठीक है, कि लोगों को उनकी ज़मीन वापस दिलाई गई थी, जिससे कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो सके और लोगों को भी रोज़गार मिले। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था जब जो पुअर फार्मर्स थे उन्होंने पॉवर्टी हंगर की वजह से सुसाइड करना भी शुरू कर दिया था, समझे। अगला इम्प्रूव्ड फार्मर स्टेटस, यानी कि लैंड ओनरशिप से क्या होता है, ये फार्मर को एक रिस्पेक्ट मिलती है। भाई एक किसान के पास क्या है, उसकी ज़मीन, वो उसके लिए सब कुछ है, उससे उसका घर चलता है, उसकी पूरी ज़िंदगी चलती है, उसके बच्चे बड़े होते हैं, उसके घर में खाना आता है, राशन आता है, सारी चीज़ें। एक फार्मर के लिए, किसान के लिए उसकी जो ज़मीन है वही उसकी रिस्पेक्ट है, वही उसकी पावर है, वही उसका कॉन्फिडेंस है। और अगर आप एक किसान से उसकी ज़मीन ले लोगे, यानी आप उसकी पावर, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस सब छीन रहे हो, आपने उसकी पूरी ज़िंदगी ले ली। अब जब लैंड रिफॉर्म्स लाई गए और यही लैंड ओनरशिप वापस मिली, तो अगेन उनको कॉन्फिडेंस भी मिला, पावर भी मिली, रिस्पेक्ट भी मिली। और क्योंकि खुद की ज़मीन थी तो बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि अच्छे सीड्स, अच्छे टूल्स का उन्होंने यूज़ करा और क्रॉप प्रोडक्शन भी इससे काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, यानी कि जब लैंड रिफॉर्म्स हुए रूरल सोसाइटी के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन कम हो गई। अब जो लैंड लॉर्ड्स थे वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे, कम कर रहे थे। जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उनकी इनकम बढ़ी और एक पावर शिफ्ट हुआ फ्रॉम लैंड लॉर्ड्स टू कॉमन पीपल। अब आम लोगों के पास भी खुद की ज़मीन थी और थोड़ी सी पावर, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, ये सब भी था, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए है डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड जमींदारी एबोलिशन। सेकंड है द रोल ऑफ कुलाक्स इन पॉलिटिक्स। कुलाक्स यही होते हैं, है ना, शायद लैंड लॉर्ड्स अभी हम देखेंगे, शायद फ्यूडल लॉर्ड्स को बोलते हैं। चलो डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड जमींदारी एबोलिशन। तो पर्पस क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का एम था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके। ज़मींदारी एबोलिशन में क्या था, इसका एम था कि यहाँ पे जो लैंड लॉर्ड्स के बाहर जो इतनी एंडलेस पावर है उसको हटाया जाए, जो पुअर फार्मर्स हैं उनको लैंड प्रोवाइड कराया जाए। टाइम पीरियड क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका शुरू हुआ था 1960s में और जमींदारी एबोलिशन कब हुआ था, 1950s, यानी कि आज़ादी के बाद से, ठीक है।
नेक्स्ट है मेथड। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम क्या था, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे मेथड हम कौन से अपनाएंगे, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन। जमींदारी एवोल्यूशन में क्या था, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको लैंड प्रोवाइड करना, जो लैंड लॉर्ड्स थे उनकी पावर को कम करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मेथड्स थे वो HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन लिए जा रहे थे, यूज किए जा रहे थे। और जमींदारी एवोल्यूशन के अंदर लॉज बनाए जा रहे थे जिससे कि जो जमींदार हैं उनसे उनका लैंड और पावर ली जाए और उसको पुअर फार्मर्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, राइट। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत हेल्प किया कि भाई फूड ग्रेन्स काफ़ी इंक्रीज हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर बेनिफिट इसका रिच फार्मर्स को ही मिला। मैंने बोला है ज़्यादातर, सारा नहीं। और ज़्यादातर भी क्यों, क्योंकि देखो ऊपर थर्ड वाले पॉइंट में देखो, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, इरिगेशन, एक स्मॉल फार्मर जिसके पास बहुत छोटी सी जगह है, वो भी अभी मिली है लैंड रिफॉर्म से, तो कैसे वो सारी चीज़ अफोर्ड कर पाएगा, है ना। तो रिच फार्मर नई टेक्नोलॉजी को इजीली अफोर्ड कर लेगा। जमींदारी एवोल्यूशन में क्या हुआ, जो फ्यूडल कंट्रोल था, जो लैंड लॉर्ड्स का जो कंट्रोल था वो कम हुआ और जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको लैंड मिला, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रोल ऑफ कुलाक्स इन पॉलिटिक्स। कुलाक्स क्या है, इनका रोल क्या है। इसके लिए तो एक एग्जाम्पल बहुत है। अगर आपने पंजाबी गाने सुने हैं या फिर हरियाणवी गाने सुने हैं या ऐसी स्टोरी सुनी है तो आपने उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होगी कि एक लैंड ओनर होता है, फिर एक जमींदार होता है जो बहुत पावरफुल होता है, और क्योंकि वो पावरफुल होता है यानी उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, तो फिर वो पॉलिटिक्स में चला जाता है ना, और फिर वो पंचायत वगैरह में भी बहुत बड़ा बन जाता है और ये सारी चीज़ें बस वही है। तो कुलाक्स कौन होता है, कुलाक्स होते हैं रिच पीजेंट्स और लैंड ओनिंग फार्मर्स जो विलेजेस के अंदर होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा लैंड होता है, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो इनको और ज़्यादा फ़ायदा हो गया, है ना। काफ़ी इकोनॉमिक पावर गेन कर ली इन्होंने, अब लोकल पॉलिटिक्स में इनके चलने भी लग गई। सपोर्ट फॉर पॉलिसीज़, तो अब ये प्रो फार्मर पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते थे और कभी कभी ऐसे रिफॉर्म्स को भी रजिस्ट करते थे जो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट्स को के लिए खतरा साबित हो, ठीक है। अगला है पावर इन रूरल एरियाज, यानी कि ये कुलाक्स उसके बाद जाके लोकल लीडर्स बनते थे जो कि डोमिनेट करते थे पंचायत वगैरह में, और फिर काफ़ी इनकी आवाज़ में भी दम होता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ये LPG के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया आज़ादी के बाद, क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना था, ग्रोथ करनी थी, आगे बढ़ना था, इकोनॉमी को सही करना था, राइट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, इनको सेटअप किया जाता है। पब्लिक सेक्टर रोल, यानी कि अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो शुरू कर देती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि हमारी इकोनॉमी मजबूत हो और फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। जैसे अभी भी ये चल रहा है कि देखो इंडिया के अंदर जो इंडिया के बने हुए टॉयज़ होते हैं ना, वो लकड़ी के होते हैं या फिर जो कुछ अदर सॉफ्ट मटेरियल वगैरह होता है ना, ये रुई वुई के जो खिलौने से होते हैं ये, अब ये महंगे आते हैं। बाकी अब स्टेशनरी मार्केट देख लो, अब टॉय मार्केट देख लो, अब गिफ्ट मार्केट देख लो, पूरा चाइनीज प्रोडक्ट से भरा हुआ है। तो अब इंडिया के अंदर कोशिश की जा रही है, मतलब एक किसी कोने में इस चीज़ के ऊपर भी कि भाई ये जो डिपेंडेंसी है हम चाइना के ऊपर, जो टॉय मार्केट पूरी डिपेंडेंस को हम कम कर सकें और भारत में भी हम चीज़ों को अफोर्डेबल प्राइस में ज़्यादा प्रोडक्ट्स और चॉइस ऑप्शन लोगों को दे सकें, ठीक है। अगला है अर्बनाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, यहाँ पे सिटीज़ की ग्रोथ होती है, सिटीज़ ग्रो करती हैं, आगे बढ़ती हैं, और लोग फिर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं विलेजेस से टाउन्स की तरफ जॉब्स के लिए, क्योंकि भाई सिटीज़ के अंदर फैक्ट्री सेटअप होती है ना, तो विलेजेस से भी लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। अगला है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, यानी कि इंडिया में हम फॉलो करते हैं मिक्स्ड मॉडल, यानी कि कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। अगर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट पार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे सरकारी पार्क, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी बस, सरकारी डिस्पेंसरीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अगेन सेम यूनिट से है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन वर्किंग क्लास। अब यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है ये भी, और इससे ना एक लेबर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा समझ के करना, चीज़ें सिमिलर ही है, बस एक दो जो वर्ड्स ये लोग बदल देते हैं ना, उससे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही पता नहीं क्या पूछ लिया। तो लेबर वाला आएगा तो भी ये चीज़ें दिमाग में रखना। अब है कि प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जब चीज़ें प्राइवेटाइज हुई, है ना, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्किंग क्लास के ऊपर। पहला तो जॉब लॉस एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी नौकरी खोई, जैसे अभी कोविड के टाइम पे भी खोई थी, खैर वो कारण अलग था, और आने वाले टाइम पे तो बहुत सारी नौकरियां जाएंगी AI की वजह से, ठीक है।
काफ़ी शॉक करने वाली रिपोर्ट्स और डाटा सामने आ रहा है हर दिन। तो फर्स्ट है जॉब लॉस एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि जो बहुत सारे वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी जॉब खो दी, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो या तो स्टाफ कम करती हैं या फिर कॉस्ट कट करती हैं। अगला है लेस जॉब सिक्योरिटी, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो टेम्पररी या फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फेस करते हैं इंस्टेड ऑफ परमानेंट वंस, जिसकी वजह से उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टेन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेज कट एंड यहाँ पे वेज मतलब क्या है पता है ना, दिहाड़ी। वेज कट्स एंड बेनिफिट रिड्यूस्ड, ठीक है, यानी कि सैलरी या दिहाड़ी जो भी यहाँ पे बात हो रही है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो सैलरीज हैं वो काफ़ी कम मिलती हैं, और जैसे सरकार में आपको मिलता है ना CGHS और ये सारी चीज़ें, मतलब मेडिकल केयर फैसिलिटीज़, पेंशन, ये सब भी नहीं मिलता है। अगला है बेटर एफिशिएंसी बट मोर प्रेशर, यानी कुछ प्राइवेट कंपनीज में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम का, और बहुत ही लंबे टाइम से लोगों को काम करना पड़ता है, घर में बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम चलता ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन इंटर स्टेट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। इंटर स्टेट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा राज्य डिसएग्री करते हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे बाउंड्री को लेकर, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। कॉजेज क्या है, कारण क्या है? अक्सर क्या होता है कि अनक्लियर बॉर्डर्स होते हैं, या फिर जैसे रिवर्स का पानी अगर शेयर करना हो गया, या फिर ऐसे जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं इनको जब शेयर करने की बात आती है तो फिर स्टेट्स में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम जानते हैं, बहुत दो फेमस जो हैं डिस्प्यूट्स, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको तो और अच्छे से डिटेल में पता होगा, आए दिन न्यूज़पेपर में होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का, इसके अलावा पंजाब हरियाणा का, और बंगाल और उड़ीसा का, इनका आपस में डिस्प्यूट चलता रहता है रिसोर्सेज, वाटर या फिर बाउंड्रीज को लेके। नेक्स्ट है हाउ आर दे सॉल्व, अब ये सॉल्व कैसे होंगे? तो देखो, पहला तो बातचीत कराई जाती है स्टेट के बीच में, नहीं कुछ होता है नेगोशिएशन कराने की कोशिश की जाती है, नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, ये कभी कभी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर इंटरवीन करती है कि भाई हाँ बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द फेज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि LPG वाला टाइम, जहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसका कंट्रोल जा रहा था, गवर्नमेंट कंट्रोल दे रही थी प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है। लेट्स सी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओपनिंग द इकोनॉमी, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में जब ये पूरा LPG का ये पैकेज आया था, हमने इंट्रोड्यूस किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने लेकर आए थे हम, तब इंडिया के अंदर क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो कम किया गया था और प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा कंट्रोल दिया गया था उनकी मतलब बिजनेस और सारी चीज़ों पे, जिससे कि जो फॉरेन बिजनेस है वो भी फ्रीली ऑपरेट कर सकें। इसके साथ ही रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि अब तक क्योंकि सरकार सारी चीज़ें देख रही थी, सरकार ने 20 रूल्स बना रखे थे, बट अब क्योंकि सारी चीज़ें हैंड ओवर की जा रही थी प्राइवेट कंपनीज को, तो यहाँ पे जो रूल्स हैं इंडस्ट्री, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उनको भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि LPG के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हमने वेलकम किया था फॉरेन कंट्रीज़ को, फॉरेन कंपनीज़ को, कि वो आए और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें, यहाँ पे अपनी कंपनीज़ खोलें, ब्रांचेस खोलें और इन्वेस्टमेंट करें, और जिससे हमारी भी इकोनॉमी में मदद मिले, मतलब आगे बढ़े। नेक्स्ट है फोकस ऑन कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, यानी कि बिजनेसेस वर एनकरेज टू कम्पीट, इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स। देखो क्या होता है कि जब आपके घर के आसपास कोई एक ही शॉप होती है ना किसी एक चीज़ की, तो वो बहुत पैसे बढ़ा चढ़ा के बताएगा, लेकिन वहीं पे अगर 10 शॉप खुल जाए ना तो वो पैसे बहुत कम हो जाएंगे, और वो क्वालिटी भी अच्छी करेगा, वो हाइजीन का ध्यान भी रखेगा, लाइट वाइट लगाएगा, और सारी चीज़ें साफ़ सुथरी है ना, मक्खी भी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आ गया, और जब कंपटीशन आता है ना तो फिर आप देखते हो क्वालिटी अच्छी करनी है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, है ना, और प्राइस भी अफोर्डेबल होना चाहिए कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द पैटर्न्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। पैटर्न्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। फर्स्ट है पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन, जो कि हमेशा से भारत में होती आ रही है। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो रिलीजन यानी कि धर्म का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं वोट्स पाने के लिए। कैसे? वो एक फीलिंग क्रिएट कर देते हैं अस और देम की। अस कौन है? मान लो मैं हूँ, तो मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे रिलीजन के सभी लोग मुझे वोट दें, तो हम अस हैं, है ना। और मैं बोलूँगी देम, यानी जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उनके लिए मैं क्या बोलूँगी? देम। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो यही करते हैं कि वो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं वोट पाने के लिए, लोगों को बांट के अस और देम में, जैसे कि अंग्रेज करके गए थे डिवाइड एंड रूल में, राइट। और ये सिर्फ रिलीजन, ये कास्ट बेस्ड भी होता है, कम्युनिटी बेस्ड भी होता है।
नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ कम्युनिटीज, यानी कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है, यहाँ पे लोगों को डिवाइड किया जाता है, उनके बीच में जानबूझ के टेंशंस क्रिएट की जाती हैं, जिससे कि क्या हो, फिर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग फिर जो ग्रुप्स हैं उनका साथ दें और अपना वोट बैंक तैयार कर लें, ठीक है, और लोग आपस में भिड़ते रह जाते हैं। अगला है यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज अब ये जो रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं इन्हें जानबूझ के हाईलाइट करती हैं इलेक्शंस के टाइम पे, जिससे कि लोग अवेयर हों और समझें कि अच्छा ये पार्टी तो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही है, हमें तो इसको ही वोट देना है ना। अगला इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि इससे क्या होता है, डिस्ट्रस्ट होता है, लोगों के आपस में नहीं बनती है, वायलेंस क्रिएट होता है, पीस हार्मनी की तो ये ख़त्म ही हो जाते हैं और पीस हार्मनी काफ़ी डिस्टर्ब होती है और लोगों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी सही नहीं रहते हैं। फिर वही होता है कि लोग डिवाइड हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट गेन करना होता है, वो अपना वोट बैंक तैयार कर लेते हैं और लोग फिर आपस में भिड़ते रहते हैं, है ना, जिसमें लोगों का बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राइट एंड नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है द असर्शन ऑफ बैकवर्ड कास्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दलित्स एंड ओबीसीज इन इंडिया। ए है द असर्शन ऑफ बैकवर्ड कास्ट इन इंडिया। चलो अच्छा, एक चीज़ और, मैं जो भी एग्जांपल देती हूँ ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी को भी हर्ट ना हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक ऐसा कोई भी एग्जांपल दिया हो, मैं बहुत कॉमन और बहुत ही सही एग्जांपल देती हूँ शायद, तो फिर आप भी इसको एग्जाम्पल की तरह ही लिया करो। जैसे कि मैंने कल फर्स्ट टाइम एक कमेंट देखा जो किसी ने किया हुआ है कुछ बिहार में, जो मैंने शायद कुछ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का बताया था उसको लेके, तो देखो क्या होता है कि शुरुआत वहीं से हुई थी तो हम उसको ही पढ़ते हैं, बाकी मेरा किसी एक स्टेट से या एक किसी भी चीज़ से कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, एक रिस्पॉन्सिबल लर्नर बनो और एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह ही लो। उल्टा मुझे और बताया करो कि मैम इस एग्जाम्पल को भी हम ऐड कर सकते हैं, कमेंट किया करो, ठीक है। अगला है डिमांड फॉर इक्वालिटी, यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट है वो डिमांड रखते हैं इक्वालिटी के लिए कि भाई हमको इक्वल राइट्स चाहिए, हमको एक्सेस चाहिए टू एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई थी दलित्स के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला था दलित्स को कि आपको उठना होगा और एजुकेशन ही एक पावरफुल टूल है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। साथ ही साथ फिर रिजर्वेशन और पॉलिसीज़ भी हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट है डिमांड फॉर इक्वालिटी, यानी कि बैकवर्ड कास्ट आवाज़ उठाते हैं इक्वल राइट्स, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सेकेंड है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि वो फॉर्म करते हैं और सपोर्ट करते हैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि BSP, SP और RJD। नेक्स्ट है रिजर्वेशन एंड पॉलिसीज, यानी कि वो डिमांड करते हैं रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स इन इलेक्शन, जैसे कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा था वो खत्म हो सके और कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व हो जिन पे वो अपना आगे लाइफ को देखें, ठीक है, बढ़े। अगला है सोशल अवेयरनेस, यानी कि मूवमेंट्स और लीडर्स जो हैं काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं वो उठें और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें और अपने राइट्स को क्लेम करें, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दलित्स एंड ओबीसीज इन इंडिया, ये भी बैकवर्ड में ही आते हैं, अभी जो पढ़ा है हमने वही है, खैर। नेक्स्ट है लो इनकम एंड पॉवर्टी, तो बहुत सारे जो दलित्स और ओबीसीज हैं इंडिया के अंदर उनको फेस करनी पड़ती है पॉवर्टी, और काम काज में भी उनको बहुत कम पे किया जाता है, जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलती है, वरना बहुत मेहनत वाली मिलती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन लेवल भी इनका बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, बल्कि यहाँ तक कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। जैसे मेरे टाइम पे जब मैंने मास्टर्स की थी ना पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं तो जो कंसेप्ट्स थे ना, जो मतलब चीज़ें थी वो बहुत कम लिख के आई थी और मैं अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियंस लिख के आ गई थी, शायद इसलिए बहुत अच्छे खासे नंबर आ गए थे, बहुत ही अच्छे आ गए थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आप कंक्लूजन में ना आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लिख के आ सकते हो कि मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, चीज़ें सही हो रही हैं, है ना, बट ऐसे लिखना कि किसी को हर्ट ना हो, है ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन, अगेन स्लोली इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी भी कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट ऑफ पुअर स्कूल्स, ये सारी चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि स्पेशली दलित्स की बात करें तो उनको काफ़ी अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। लीगल प्रोटेक्शन अलग है, रिजर्वेशन अलग हो गई, और लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट में भी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी बेस पे, ठीक है, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, बट उसके बाद भी देखो रियलिटी अलग है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी ये चीज़ को बोला था, बाकी भी कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को बोला था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से इक्वालिटी नहीं आएगी, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि लोगों के माइंड से चीज़ों को निकालना ज़रूरी है, राइट।
नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि अक्सर इनके पास एक्सेस नहीं होता है या बहुत कम होता है हेल्थ केयर का, क्लीन वाटर का। मतलब ये थोड़ा जो बैकवर्ड रीजन है वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा होती है, सिटीज़ में नहीं होता। सिटीज़ में आप अगर कहीं पे खड़े हो, आप कहीं भी कुछ खा पी रहे हो, तो कोई आपसे क्यों पूछेगा कि आप कौन सी जाति से हो, कौन से गाँव से, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन पॉलिटिक्स, पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ethnic minorities in Indian state. Linguistic minorities in politics, पहला है डिमांड फॉर लैंग्वेज एंड रिकॉग्निशन। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ये तो भाई आज के टाइम में बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो थोड़ी बहुत भी, ठीक है। तो फर्स्ट है ये डिमांड करते हैं लैंग्वेज रिकॉग्निशन के लिए, यानी कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं इनको अक्सर ऐसा लगता है कि जो इनकी लैंग्वेज है ना उसको ऑफिशियल स्टेटस चाहिए, या फिर आप उसको इंक्लूड करो एजुकेशन और गवर्नमेंट वर्क में कि भाई सरकारी कामकाज में इस भाषा का प्रयोग भी किया जाएगा, या फिर फर्स्ट या सेकंड क्लास से ये भाषा भी कंपलसरी कर दी जाए, राइट। अगला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि कुछ स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये बने ही लैंग्वेज के बेस पे। इवन इंडिया में देखो तो लिंग्विस्टिक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना, तो लैंग्वेज के बेस पे ही बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोल इन इलेक्शन, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी कभी लिंग्विस्टिक डिमांड्स रखती हैं टू विन वोट फ्रॉम स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स। ये हमें साउथ में बहुत देखने को मिला था स्टार्टिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है कल्चरल आइडेंटिटी एंड राइट्स, यानी कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनका कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें, और कैसे प्रोटेक्ट होगा, जब कोई कानून बनेगा या फिर जब उनको पॉलिटिकली सपोर्ट मिलेगा तब। तो ये चाहते हैं कि जितनी भी लैंग्वेज भारत में बोली जाती हैं उन सबको ऑफिशियल स्टेटस मिले, उनको एजुकेशन, गवर्नमेंट वर्क, स्कूल्स में वो कर दिया जाए, क्या करा जाए, मतलब कंपलसरी कर दिया जाए, ठीक है। चलो बी पार्ट है पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज इन इंडियन स्टेट। कितनी माइनॉरिटीज हैं देखो भाई। आइडेंटिटी बेस्ड डिमांड्स, यानी कि जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं वो आस्क रखती हैं कि उनका जो यूनिक कल्चर है, ट्रेडिशन है, राइट है, उनको खतरा है, तो फिर आप उनके लिए भी कानून बनाओ या उनके लिए काम करो, वरना तो ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ रूल। वरना ये ग्रुप डिमांड करेंगे कि भाई हमें ज़्यादा पावर दो, हम खुद को खुद गवर्न करेंगे। और एग्जाम्पल है गोरखा लैंड और बोडो लैंड। नेक्स्ट है एथनिक बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऐसे ग्रुप्स हैं जो एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी यूनिक आइडेंटिटी, हमारी ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारी नॉर्म्स, इन सभी चीज़ों को खतरा है, तो फिर हम ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हम भाई खुद को खुद ही अपनी सरकार चला लेंगे और अपने लोगों के लिए काम कर लेंगे। एग्जाम्पल है मिजो नेशनल फ्रंट और NPF। नेक्स्ट है टेंशंस एंड नेगोशिएशंस। अभी जो एथनिक पॉलिटिक्स है ना, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश की जाती है कि बातचीत या नेगोशिएशन या फिर स्पेशल एग्रीमेंट से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, वरना इंडिया के अंदर आए दिन सब आपस में लड़ते ही रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ ऑटोनॉमी मूवमेंट। फीचर्स ऑफ ऑटोनॉमी मूवमेंट, यार देखो ये ना उसी सबका सम पे जो पीछे पढ़ के आए हैं, तो ऊपर से देख लेते, क्योंकि देखो एक टॉपिक के ऊपर वो क्या है ना, तो चीज़ें बहुत हद तक रिलेट करती है, राइट। अब इनको भी आप फिर घुमा फिरा के एग्जाम में दे देते हैं। फर्स्ट है डिमांड फॉर सेल्फ रूल, यानी कि ऑटोनॉमी मूवमेंट के फीचर्स ही क्या हैं भाई, उनको सेल्फ रूल करना है, यानी यहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो अपने रीजन के लिए खुद लॉ बनाए, खुद रिसोर्सेज इकट्ठा करें, खुद अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, खुद अपने स्कूल हॉस्पिटल खोलें, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, खुद अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है सरकार तो इनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। अगला है बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। अब ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये अक्सर ऐसे ग्रुप करते हैं जिनकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी ये अलग होते हैं या फिर तो माइनॉरिटी में आते हैं। पीसफुल एंड पॉलिटिकल, यानी कि बहुत सारे ऑटोनॉमी मूवमेंट पीसफुल भी होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल स्टेटस और सेपरेट स्टेट, यानी कि दे ऑफन डिमांड ए सेपरेट स्टेट विद इन इंडिया और स्पेशल पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कभी कभी डिमांड रखते हैं सेपरेट स्टेट की, भाई कि हमें अलग राज्य बना दो हमारा, हम खुद अपना देख लेंगे, आप अपने देश पे ध्यान दो, है ना, वरना तो आप हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग। द फेज ऑफ कांग्रेस हेजेमनी 1947 to 1977, द जनता फेज 1977 to 1979, era of coalition politics in India.
फर्स्ट है द फेज ऑफ कांग्रेस हेजेमनी 1947 टू 1977। तो ये है सिंगल पार्टी डोमिनेंस, यानी कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी इकलौती मोस्ट पावरफुल पार्टी थी जिसको कोई हरा नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी और फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, तो ये कुछ कारण थे। तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस था। ऊपर से रोल ऑफ नेहरू, यानी कि यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाते रहे, देश को आगे बढ़ाते रहे और डेमोक्रेसी, प्लानिंग, यूनिटी, इन सब पे काम करते रहे। और ये सेक्युलरिस्ट भी थे, राइट। तो उस टाइम पे ऐसी भी कोई चीज़ें मतलब थी, बहुत थे, बड़े डील कर रहे थे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, यानी कि कांग्रेस का फोकस था नेशन बिल्डिंग के ऊपर, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर और सोशल वेलफेयर के ऊपर, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स अभी हम पढ़ के आए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम पढ़ के आए हैं, और सोशल रिफॉर्म्स, सोशल वेलफेयर वही है कि भाई समाज के उद्धार के लिए काम करना। वीक ऑपोजिशन, तो देखो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं था नहीं करती थी, बट बहुत छोटी पार्टीज थी उस टाइम पे, और कांग्रेस काफ़ी बड़ी थी, है ना, पार्टी उस टाइम पे, तो इसको इतनी इजीली नहीं लोग हरा पाते थे। उसके बाद आया था जनता फेज 1977-79। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एंड ऑफ कांग्रेस रूल, यानी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कांग्रेस वाज डिफीटेड इन 1977 आफ्टर द इमरजेंसी पीरियड 1975 to 77, यानी कि इमरजेंसी पीरियड के बाद कांग्रेस हार जाती है। फिर फॉर्मेशन होता है जनता पार्टी का, यानी कि अलग ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आती हैं और जनता पार्टी फॉर्म करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेती हैं, यानी कि खुद सेंटर में आ जाती हैं, पावर होल्ड करती हैं। फिर वो प्रॉमिस करती हैं कि अब वो करेंगे डेमोक्रेसी को रिस्टोर, यानी कि जनता गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को रिस्टोर करेंगे, लोगों को आज़ादी देंगे, उनके राइट्स देंगे, इक्वालिटी देंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, और जो भी इमरजेंसी की वजह से चीज़ें खराब हुई थी उन सबको ठीक करेंगे। जैसे कि मेरा गला, जो कि जब से आपके एग्जाम्स चल रहे हैं खराब ही है। अगला है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। The Janata Party couldn't stay united and fell in just 2 years due to fight among leaders। भाई उनकी लीडर्स के बीच में फाइट हो गई और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसकी वजह से जो जनता पार्टी थी जो 1977 में आई थी, ये नहीं चल पाई और ये टूट गई, क्योंकि आपस में कोलिशन की सरकार थी ना, नहीं बनी, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसके बाद फिर ये दौर चली जाता है, क्योंकि अब कोई ऐसी मेजर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती नहीं जो मेजॉरिटी से विन करे, है ना। अब क्या होता है, नो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, कोई ऐसी पार्टी नहीं क्लियर, मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं होती है जो क्लियर मेजॉरिटी लेके आए लोकसभा में। तो अलायंसेस बनते हैं और एक साथ सरकारें मिलके, लोग मिलके, ग्रुप मिलके और अलायंस बनाते हैं। रीजनल पार्टीज गेन पावर। अब यहाँ पे जो छोटी मोटी और रीजनल पार्टीज जिन्हें कह रहे थे ना, अब यहाँ पे बहुत पावरफुल हो जाती है, नेशनल पॉलिटिक्स में दिखने लगती हैं। शेयर डिसीजन मेकिंग, यानी अब यहाँ पे जो भी पॉलिसीज बन रही थी वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बन रही थी। अब भाई कांग्रेस जब अकेली थी तो वो किसी और पार्टी से क्यों पूछेगी कि हम ये काम कर रहे हैं, बट अब क्योंकि अलायंसेस थे, कोलिशन की सरकार थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स थे, किए जा रहे थे कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी, राइट। लास्ट है राइज ऑफ न्यू अलायंसेस, और वहीं से नए अलायंसेस बने, बड़े बड़े अलायंसेस बने, जो कि आज के टाइम पे भी है, जैसे एनडीए लेड बाय बीजेपी और यूपीए जो कि बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा, जिससे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सके और जो लीडर्स हैं वो सरकार बनते ही 1, 1.5, 2, 2.5, 3 साल बाद ना सरकार गिराएं, है ना, छोड़ के जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी और सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया, या फिर सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो। और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।